नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम आरंभ करेंगे आईएएस मेंस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर थर्ड पर आंसर राइटिंग सेशन का पहला पार्ट। क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2 पर आंसर राइटिंग सेशन का कुछ पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां से आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, तब आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देन थर्ड पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन उनके आंसर का एनालिसिस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट हमको आंसर्स लिख करके भेजते हैं, उनमें से कुछ आंसर को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर वो आपके लिए डिस्प्ले किए जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया है, तो देन आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक जीएस के पेपर को हम 20 डेज में कवर करते हैं और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यूट्यूब चैनल पर पूरा अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आई हैव डिस्कस। अगर आपने उसको वहाँ से सुन लिया, देख लिया, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग क्या है, कैसे किया जाता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 वाले सेक्शन में मैं पूरी रणनीति को डिस्कस कर चुका हूँ कि आंसर कैसे लिखना जाता है, आंसर को कितने मिनट में लिखा जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है जीएस पेपर थर्ड पर। भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी ने आईएएस मेंस एग्जाम 2022 में पूछा है। क्वेश्चन ये है कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व का उल्लेख कीजिए। राइट, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 150 शब्द में और इसके लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित किए गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आंसर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमको पता लगेगा कि जो आंसर हमारे पास भेजा गया है उसका लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। और आपको भी पता लगेगा कि अगर आपने 2022 में आईएएस मेंस दिया होता और आप ही अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते उस समय, तो देन आपकी पोजीशन इसमें क्या रहती। समावेशी विकास का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तरों पर पुरुष एवं महिलाओं के मध्य समानता सुनिश्चित करना तथा बाजार अर्थव्यवस्था में काफी सीमा तक इसको प्राप्त किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन सही नहीं लिखा गया है, शुरुआत में ही डायरेक्शन की कमी हमको नजर आ रही है। फिर भी एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। समावेशी विकास की अवधारणा मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र में असमानताओं को कम करने पर बल देती है तथा बेरोजगारी एवं निर्धनता में कमी करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर आंसर है इसका। 10वीं पंचवर्षीय योजना से समावेशी विकास की अवधारणा को नीतिगत रूप से भारत में स्वीकार किया गया है। बाजार अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम एवं पूंजीपति निवेश को बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करते हैं, जिसका परिणाम वंचित वर्गों को अवसर प्राप्त करने के रूप में होता है। भारत के आर्थिक विकास के लिए समावेशी विकास एक प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम स्थायी एवं सतत विकास की आधारशिला रख सकते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो ये आंसर लिखा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस आंसर में वर्ड लिमिट कम है, शब्द सीमा का पालन पूरा नहीं किया गया है, तो इसलिए कुछ मार्क्स तो आपके इसलिए कट जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा और बड़ा आंसर लिखा होता तो निश्चित रूप से आप कुछ और व्याख्या इसमें कर पाते। तो आंसर की लेंथ कम है और डायरेक्शन में भी कमी है। ठीक है, तो देन अब इसकी पहले हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग के बाद फिर हम आते हैं कि कितने मार्क्स इस स्टूडेंट को मिलने चाहिए। इसमें बहुत कम मार्क्स का आंसर लिखा गया है, तो मुझे लगता है कि 10 में से लास्ट इसको 2 मार्क्स यानी 2 नंबर मिलने चाहिए। बहुत ही पुअर आंसर लिखा है जिसने भी लिख करके भेजा है। क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर नहीं लिखने का प्रयास किया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। ये आधा पार्ट हुआ, हाफ। 60 से 70 शब्दों में पहले आप इसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड पार्ट पर हम बाद में बात करेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास दो शब्द हैं। समावेशी विकास बाजार अर्थव्यवस्था के बाहर भी हो सकता है और बाजार व्यवस्था के अंतर्गत भी,
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी विकास बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संभव है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर आपको वही एक्सप्लेन करना है। तो या तो आप बाजार अर्थव्यवस्था का मीनिंग नहीं जानते या फिर आप समावेशी विकास का अर्थ नहीं जानते। तो अगर आप जानते हैं तो इनके रिलेशन आपको एक एस्पेक्ट से इसमें समझाना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि समावेशी विकास का अर्थ क्या है। तो ऐसा विकास जो देश के भीतर सभी वर्गों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं को, बुनियादी अंतरों को कम करने पर बल देता है और विकास की मुख्य धारा में सभी वर्गों के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो काफी प्रभावी हैं एग्जामिनर, जिससे आपके डेप्थ का पता लगा सके कि हाँ आपने बहुत गहरे में तैयारी की हुई है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके बताओ कि बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश संसाधन निजी क्षेत्र में होते हैं, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित होते हैं, सरकार के पास नहीं, और सरकार का बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है उत्पादन करने की, व्यवसाय करने की, वस्तुओं को खरीदने की, बेचने की। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ है जो आपको बताना है कि मार्केट इकोनॉमी कहते किसको है और सरकार का हस्तक्षेप कम से कम इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब आप आंसर लिखेंगे पहले वाले पार्ट का। ये तो हमने सिंपली अर्थ बताए, तो आप आंसर लिखेंगे कि समावेशी विकास बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी हो सकता है, संभव है, लेकिन उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। राइट, समझ रहे हो, अपनी सीमाएं। हो तो सकता है क्योंकि समावेशी विकास का अर्थ आप बता रहे हो कि देश के भीतर सभी वर्गों के बीच में असमानताएं कम करनी है और अवसर सबको मिलना चाहिए बराबर। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है देश में, करोड़ों लोग भारत में गरीब हैं, बेरोजगार हैं और हर व्यक्ति को अवसर नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमी है। और ये संरचनात्मक कमी दूर कैसे होगी? जब हम बाजार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खुली छूट देंगे, लागू करेंगे, और जब पूंजीपति और उद्योगपतियों को भारत में स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अर्थव्यवस्था में अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं, उत्पादन संपत्ति के संसाधनों पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जब होगा, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा, तब अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। विस्तार होगा तो सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। जिसको रोजगार मिल जाता है फिर वो निर्धन गरीब नहीं रहता है और फिर उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। तो ये तो आप बताएंगे कि बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसा हो सकता है, निर्धनता कम की जा सकती है या समाप्त भी की जा सकती है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और सभी वर्गों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने का अवसर ये होता है कि हमें आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अगर आप आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हो तो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र तो उसके बाद में आते हैं। इकोनॉमिकली अगर आप साउंड हैं तो अन्य क्षेत्रों में आपका प्रेजेंस बढ़ सकता है, वो कोई मैटर ही नहीं है। समझ गए ना? तो आपको इस तरीके से लिखना है, फिर लेकिन बताना है इसी में लास्ट में आपको, किंतु बाजार अर्थव्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं। तो वो सीमा क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था हमेशा निजी लाभ के लिए, मुनाफे के लिए काम करती है। समाज और राष्ट्र के हित को द्वितीयक दर्जा दिया जाता है। तो कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति जब काम करता है अर्थव्यवस्था में तो उसका साफ उद्देश्य होता है कि मुझे अपने लिए लाभ कमाना है। उससे जनता, देश को कितना लाभ मिल रहा है वो एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मेरा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है राष्ट्र समाज को आगे बढ़ाना। मेरा प्राथमिक उद्देश्य है उस कार्य से अधिकतम लाभ, मुनाफा प्राप्त करना। इसलिए अगर आपने भारत जैसे देश में बाजार अर्थव्यवस्था को लागू किया, पूरी तरह से संसाधनों पर निजी क्षेत्र को अधिकार दिया, तो इसमें नुकसान ये हो सकता है कि ये निजी क्षेत्र के लोग अपने लाभ के लिए काम करेंगे और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को हो सकता है उतना अवसर ना मिले। तब असमानता और ज़्यादा बढ़ सकती है और समस्याएं और ज़्यादा विकट हो सकती हैं। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था की अपनी एक सीमा होती है। फिर आप इसके दूसरे हिस्से का आंसर आप बताओ। भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, फिर आप समझिए, आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन पूछा इसने। तो आर्थिक विकास के लिए सामाजिक समावेशन जरूरी है,
राजनीतिक समावेशन, सांस्कृतिक समावेशन आवश्यक है, धार्मिक समावेशन आवश्यक है, शैक्षिक समावेशन आवश्यक है। यहां पर केवल वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के समावेशन आधारों की, कारकों की आवश्यकता होती है, किंतु वित्तीय समावेशन उन सब में प्रमुख स्तर पर है या प्रधानता रखता है। तो वित्तीय समावेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वित्तीय समावेशन के माध्यम से हम समाज के उन वंचित वर्गों को, पिछड़े हुए वर्गों को राज्य की तरफ से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, ऋण या धन प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अपना कोई उद्यम या व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं और समाज में अपना स्थायी विकास कर सकते हैं। तो वित्तीय समावेशन पहली शर्त है, लेकिन अंतिम नहीं है ये। क्योंकि अगर आपने वित्तीय समावेशन कर दिया, यानी सरकारी बैंकों के माध्यम से आपने सबको लोन प्रदान कर दिया, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि लोन इस बात के लिए लिया गया है वह कार्य उसी रूप में घटित हो। लोन का जो पैसा है वो किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है। तो वित्तीय समावेशन आवश्यक तो है, किंतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वित्तीय समावेशन के बाद भी हमें भारत की राजनीति में देखना पड़ेगा, क्या सभी वर्गों को पॉलिटिक्स में आने का समान अवसर मिल रहा है, क्या सभी वर्गों को शैक्षिक स्तर पर अपना परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिल रहा है, और भी इसके मुद्दे। लेकिन आप वित्तीय समावेशन को यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। तो सरकार की तरफ से संगठित क्षेत्र में सबको वित्तीय साधन प्रदान करना और असंगठित क्षेत्र से निकाल करके उन्हें संगठित क्षेत्र की ओर लाना, जिससे सरकार ये निर्णय कर सके कि इतने लोग वास्तव में कमजोर हैं, इतने लोगों को वित्तीय संसाधनों की जरूरत है, तो सरकार टारगेट करके उनको वित्तीय संसाधन दे सकती है और उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। अभी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। अगर सरकार वित्तीय समावेशन करती है, बढ़ाती है, बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम को लॉन्च करती है, ऐसे लोगों को लोन प्रदान करती है, सरकार कर रही है इस दिशा में प्रयास, लेकिन वो बहुत कम है। देश बहुत बड़ा है, नीड हमारी बहुत ज्यादा है, उसके अनुरूप हमको काम करना होगा। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तब आपको इनमें अंक मिलेंगे। अभी आप क्वेश्चन में जो कहा गया वैसा नहीं लिख रहे हो, और वैसा नहीं लिखेंगे तो आपको कभी भी अंक नहीं आएंगे, चाहे आप 2 साल तैयारी कर लो, 4 साल तैयारी कर लो। कोचिंगों में पढ़ने से सिर्फ हमारा सिलेबस पूरा होता है, कोचिंग हमको इस लेवल पर खड़ा नहीं करता है, इसके लिए आपको अलग से काम करना होता है। इसलिए कोचिंग करने से सभी व्यक्तियों को लाभ नहीं होता है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कोचिंग से लाभ ले पाते हैं। तो आपको मैं पर्सनली सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मेरा लंबा एक्सपीरियंस इस एग्जाम में रहा है, कि आप तैयारी के साथ साथ आंसर राइटिंग वाले सेशन को रोजाना कवर कीजिए, तभी आप इस एग्जाम में अपने सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज आप भूल जाओ, नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, चाहे आप 2 बार कोचिंग कर लो, 4 बार कर लो, लाखों रुपए आप खर्च कर दो, ये मेरी गारंटी। आपको आंसर राइटिंग पर आपको काम करना होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही आपका एग्जाम निकलेगा, एंड देयर इज नो अनदर वे। ठीक है, धन्यवाद।